हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए आगे देखें। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सी जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला, बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो ऑब्वियस है ये क्या है, आपका बिजनेस का पार्ट है, नॉन बिजनेस तो है ही नहीं। फिर पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को सैलरी दी, ये भी बिजनेस वाला है। पेड सन्स फी फॉर हर पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ ₹20,000। और फिर आता है पेड सन्स फी फ्रॉम बिजनेस, और बिजनेस से ₹2,000 जो है फीस दी। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। जब बिजनेस से पैसा दे रहा है तो ये कहाँ क्या हुआ, इसके ड्राइंग्स हो गई, तो ये बिजनेस रिकॉर्ड तो करेंगे ना, भी बिजनेस से पैसा गया। लेकिन वो जो था ऊपर वाला सी, इसमें क्या था, ये पर्सनल अपने अकाउंट से दे रहा है, तो बिजनेस का क्या लेना देना इससे, बिजनेस पे कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है। फिर दीप्ति वांट टू बाय बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन। ठीक है, तो दीप्ति जो है वो एक बिजनेस के लिए बिल्डिंग लेना चाहती है, तो इसमें से रिलेवेंट डेटा कौन सा है। पहला क्या है, कहता है सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 ऑफ ₹10 लाख। कहता है सिमिलर बिजनेस जो था उसने 2000 में 10 लाख में ये बिल्डिंग ली थी। बिल्डिंग कॉस्ट इन 2003 और बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल इन 1998 एंड सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन 2005 इज ₹25 लाख। बताइए, देखिए इसमें क्या होगा। एक तो सिमिलर बिजनेस था जिसने सन 2000 में 10 लाख में ली बिल्डिंग। फिर क्या था, बिल्डिंग की कॉस्ट डिटेल दे रखी है 2003 की, बिल्डिंग की कॉस्ट डिटेल 1998 की, और सिमिलर कॉस्ट जो है बिल्डिंग की 2005 में 25। देखो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट दी हुई है तो ये मेरे इररिलेवेंट है और कोई डेटा नहीं है, हमने कहीं से कंपेयर तो किया नहीं। 98 का दे रखा है, ये पुराना है, ये भी इररिलेवेंट हो गया। अब 2005 में दिया तो है, एक लेटेस्ट भी है और 25,000 में, और कंपेयर भी हो रहा है सिमिलर बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें एक तो सिमिलर बिजनेस की बात कर रहा है और 2000 परचेज़ किया और 10 लाख का किया। ठीक है, तो ये मेरे ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि सिमिलर बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो सिमिलर ये आ गया ए इसका। फिर कहता है विच इज़ द बेस्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे बेस्ट अकाउंटिंग वे जो है वो क्या है। कहता है पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो लास्ट स्टेप जो पूछ रहा है कि सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, बताइए। हमने एक सर्कल पढ़ा था ना कि एक किस तरीके से सर्कल पढ़ा था, एक इधर बॉक्स था, एक इधर बॉक्स था, इधर था, इधर था, तो ट्रांजैक्शन इधर से शुरू हो रही थी ऐसे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या था अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप है ये डिसीजन मेकिंग, लेकिन अकाउंटिंग नहीं है ये, हमने इन्फॉर्मेशन दी इसे, इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लिया इसने। तो हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, कम्युनिकेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यही था ना। तो इन्फॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का काम है, डिसीजन लेना नहीं है, डिसीजन मैनेजमेंट का काम है। तो अकाउंटिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है होगा, ये सी, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आगे कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। विच क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रेजेंटेड की गई हो तो उसके लिए क्या स्टेप जो हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए उसके। अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, रिलेवेंस हो, कंपेरेबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो। क्या होना चाहिए इसमें बताइए। रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड हो, रिलेवेंट भी होना चाहिए, भी सही समय पे आए, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी सही है, भी कंपेयर कर सकें, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य भी हो। तो सारे तो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। पहले तो अंडरस्टैंड तो करें, तब तो हम वो रिलेवेंस और ये सब का फ़ायदा है।
कंपेयर तभी तो करेंगे, पहले अंडरस्टैंड तो करें, यानी कि जो उसने भेजा है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेजेंट करना चाह रहा है वही तो समझ में आए पहले, ठीक है, बाकी चीज़ें तो उसके बाद आएंगी। अगर ये अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा तो हम आगे पढ़ेंगे क्या उसे, तो इसका आंसर क्या है, ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। अब देखिए कहता है कि जो हमारी रिपोर्ट है एक तो कॉमन यूनिट में बनी हो और कॉमन फॉर्मेट में हो, यानी कि दोनों चीज़ें, यूनिट जो है वो भी कॉमन हो और फॉर्मेट जो है वो भी कॉमन हो, तो उससे किस चीज़ को प्रमोट करता है ये, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये याद होगा, ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे थे, कॉमन यूनिट और कॉमन प्लेटफॉर्म कंपेरेबिलिटी के लिए, हमें कंपेयर करना है अपने कंपटीटर से या विद इन कंपनी, तो हमें वो फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कंपेरेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कहता है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टेशनरी विद ₹5 लाख एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम, ठीक है। तो इसमें जो मोहन है वो अपना बिजनेस शुरू करता है स्टेशनरी का, जिसमें वो 5 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि ये उसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर फर्नीचर, तो 1 लाख रुपए का वो फर्नीचर लेता है और 2 लाख का वो स्टेशनरी आइटम खरीदता है, यानी कि 2 लाख रुपए की जो स्टेशनरी है वो क्या हो गई, इसकी स्टॉक हो गई, ओके। ही एम्प्लॉयड ए सेल्स पर्सन एंड ए क्लर्क, एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज दियर सैलरी, तो उसने अपने पास 2 एम्प्लॉय रखे हैं, एक तो सेल्स पर्सन है और एक क्लर्क है, और उसकी जो मंथली सैलरी है वो 5,000 है। आउट ऑफ स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी ऑफ ₹1,50,000 फॉर कैश एंड सम अदर स्टेशनरी ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, तो कहता है कि उसमें से कुछ स्टेशनरी जो है उसने बेच दी, 1-1.5 लाख की जो कैश में थी और 1 लाख की जो है वो क्रेडिट में बेची है, और ये किसको बेची है, रवि को। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी आइटम ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम पीज, और पीस से उसने 1,50,000 की स्टेशनरी परचेज की है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वॉज एन फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी, और उसके जो शॉप है उसमें आग लगती है जिसमें वो 30,000 की स्टेशनरी जल जाती है। ए पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 सोल्ड फॉर ₹45,000, तो एक मशीनरी थी उसके पास जो कि 40,000 की थी, जिसकी वैल्यू 40,000 थी और बेची कितने में है, 45,000 में, ठीक है। तो कहता है फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो मिस्टर मोहन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कैपिटल कितनी लगाई बताइए। तो यही देखो, ये जो 5,000 रुपीज़ हैं यही तो इसकी कैपिटल है, यही तो उसने इंट्रोड्यूस किए, तो कैपिटल कितनी हो गई इसकी 5 लाख, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स एसेट ही बॉट, तो बताइए उसने फिक्स एसेट क्या खरीदा है, सब कुछ क्वेश्चन में ही है, बस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये यहाँ पर जो 1 लाख रुपीज़ हैं ये फर्नीचर के, यही इसकी कैपिटल वो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स पढ़ा था ना हमने, तो फर्नीचर क्या है इसकी फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ के इसके फिक्स एसेट हो गए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज, अब इसने जो गुड्स परचेज किए हैं उसकी वैल्यू बताइए। ये 2 लाख का इसने स्टेशनरी परचेज किया था ना, यही इसकी गुड्स हैं, इसी का तो बिजनेस कर रहा है वो, तो ये इसका गुड्स हो गया, ठीक है। हु इज़ क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेएबल टू हिम, तो इसका क्रेडिटर कौन है और उसको कितना अमाउंट देना है। क्रेडिटर का मतलब जिससे उसने उधार पे मटेरियल ख़रीदा है, जिसको ये पैसा देगा, जो मोहन है वो पैसे देगा जिससे उसने उधार ख़रीदा है, तो ये आपको बताना है कि उसने उधार किससे ख़रीदा। ये यहाँ पर ये कह रहा है ना, ही बॉट स्टेशनरी ऑफ आइटम ₹1,50,000 फ्रॉम मिस्टर प्रेम, प्रेम से इसने स्टेशनरी खरीदी है 1,50,000 की,
ठीक है। और यहाँ पर कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया कि इसने कैश में ख़रीदा है, बाकी सब जगह देखेंगे तो उसने लिखा है वहाँ पर कि उसने मटेरियल कैश में ख़रीदा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर कुछ क्लियर नहीं मेंशन किया हो कि उसने कैश में ख़रीदा या बैंक में चेक के थ्रू ख़रीदा, तो हम उसे एज्यूम करते हैं कि वो जो मटेरियल परचेज़ हुआ है वो क्रेडिट पे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक तो उसने परचेज़ किससे किया है, प्रेम से, प्रेम इसका क्रेडिटर है, ठीक है। और कितना अमाउंट पेएबल है इसे, 1,50,000, ठीक है। व्हाट आर एक्सपेंसेस, अब इसमें बताने हैं कि एक्सपेंसेस क्या हैं। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी बिजनेस की ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं, ठीक है। और उसका बिजनेस क्या है, स्टेशनरी का, स्टेशनरी के लिए उसने क्या किया है, 2 लोग रखे हैं, याद है, ये रहा, ही एम्प्लॉयड 2 सेल्स पर्सन, ठीक है। एक तो सेल पर्सन रखा है और एक क्लर्क रखा है और उसकी सैलरी कितनी है, 5,000, तो ये इसका एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ₹5,000। व्हाट इज़ द गेन ही अर्नड, यहाँ पे गेन पूछा है, गेन कितना उसने अर्न किया है। तो हमने पीछे पढ़ा था क्या, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट अलग चीज़ है, गेन अलग चीज़ है, याद है कुछ। प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट जो था वो उसका मेन बिजनेस से आ रहा था। जो यहाँ पर मेन बिजनेस क्या है, स्टेशनरी सेल करना, जो स्टेशनरी बेचता है तो उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है जो रेगुलर नहीं है, कभी कभार हो गया तो हो गया, तो वो उसका गेन होता है। तो गेन क्या है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड क्या है, जो कभी कभार होता है, उसमें वहाँ बताया था मैंने एग्जाम्पल भी, मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ये मशीनरी सेल की है कितने में, 40,000 की थी, 45,000 में बेची है, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया इसे, तो सेल ऑफ मशीनरी 5,000। व्हाट इज़ द लॉस ही इनकर्ड, अब यहाँ पे बताना है कि उसने कितना लॉस इनकर किया है। लॉस बताइए कितना हुआ इसे, ये रहा, एक फायर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसका जो मटेरियल जो है वो लॉस्ट हो गया, बेकार हो गया, जल गया, कितने का, 30,000 का, ठीक है। तो ये इसका लॉस है, तो क्या हो गया, ₹30,000, स्टेशनरी कॉट फायर ऑफ ₹30,000, ठीक है। 30,000 का स्टेशनरी जो था वो उसका जल गया, तो वो उसका क्या है, लॉस है। हु इज़ डेटर एंड व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम, सबसे पहले डेटर क्या होते हैं, डेटर को समझिए, याद है कुछ, डेटर क्या होते हैं, याद आया कुछ। डेटर क्या है, डेटर जिससे कि मुझे पैसा लेना है, यानी कि मैंने जो माल है वो उधार बेचा है किसी को और उससे मुझे पैसा लेना है। तो आप बताइए यहाँ पर उधार किसे बेचा है मटेरियल, एक देखिए यहाँ पर स्टेशनरी जो था 1,50,000 कैश बेची है, कैश बेची है तो उसमें डेटर तो नहीं हुआ। और फिर क्या कहता है कि सम अदर स्टेशनरी फॉर ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ साफ लिख दिया उसने ऑन क्रेडिट बेचा है, क्रेडिट पे, किसको, रवि को। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन हो गया, रवि, और कितने है इसके वो अमाउंट कितना रिसीवेबल है, 1,00,000, तो ये हो गया रवि, और जो इसका अमाउंट रिसीवेबल है वो है 1,00,000। फिर कहता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस इनकर्ड, तो टोटल इसका बताना है हमें, एक्सपेंस और लॉस इनकर्ड कितना हुआ। देखिए एक्सपेंस कितना था, एक्सपेंस तो हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस पूछा है, एक्सपेंस हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। और फिर लॉस पूछा है, तो लॉस भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये है, ये रहा लॉस इसका, और लॉस कितना हुआ वो भी निकाल रखा है हमने। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये आ गया एक्सपेंस, सैलरी 5,000 और फायर ऑफ स्टेशनरी 30,000, तो टोटल 35,000, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ये ऐसी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बाकी आप अपनी बुक्स में देखिए, बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर करने हैं अभी, क्योंकि ये अकाउंटिंग जो है अभी शुरू हुई है और ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और ये फंडामेंटल्स अभी क्लियर हो गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे ही
वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।